हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं हरियाणा का बजट, और जो कि आपके सीईटी मेंस के जो एग्ज़ाम होंगे और ग्रुप डी का जो पेपर होगा, इवन एचएसएससी के या एचपीएससी के जो भी पेपर होंगे उनके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा लो, चैप्टर नहीं टॉपिक है ये बजट, क्योंकि इसी साल पेश हुआ है तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेटली। कल हमने किया था यहाँ तक, स्वास्थ्य तक, अब हम आगे करेंगे। इसमें क्या बोला है, एक तो ये पिछले साल मैंने घोषणा की थी, ये जो बजट है वो हमारे जो वित्त मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने पेश किया है विधानसभा में। और ये अगर आप ओवरऑल नेशनल लेवल पे बात करें तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने पेश किया। अब क्योंकि वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है तो उन्होंने ही पेश किया है। और इसमें क्या बोला है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत उन सभी परिवार को कवरेज प्रदान करेगी जिनकी परिवार पहचान पत्र के अनुसार 1.80 लाख रुपए तक की, ये हर जगह सेम क्राइटेरिया है तो ये याद रखिएगा। और उस समय केवल 15.5 लाख परिवार थे आयुष्मान भारत के तहत। अब पीपीटी डाटा का उपयोग कर अंत्योदय इकाई का व्यापक स्वास्थ्य बीमा चिरायु, जिसे आयुष्मान भारत के तहत 29.93 लाख लाभार्थी परिवारों की पहचान की गई है। समझ आ रहा है? मतलब पहले तो इतने परिवार थे जो इस आय तक थे, अब इतने हो गए हैं, तो गरीबी तो आई है ना। इनमें से लगभग 14.5 को खर्च पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है, जबकि शेष परिवार का खर्च केंद्र सरकार के द्वारा साझा किया जाएगा। केंद्र की जितनी योजनाएं होती हैं ना, उनमें कुछ परसेंट होता है राज्य सरकार का और बाकी होता है आपका केंद्र का, लेकिन राज्य की जो योजनाएं होती हैं उनका वहन राज्य सरकार ही करती है। वर्ष 2023-24 में चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों तक पहुँचाने का प्रस्ताव रखता हूँ जिनकी पीपी में सत्यापित आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया बढ़ गया। इन परिवारों को सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार कवर, ये आपको पता ही है, आयुष्मान योजना के तहत दिया जाता है। और खर्च का 50% कवर करते हुए प्रति परिवार प्रति वर्ष 1500 रुपये का मामूली योगदान करने के लिए कहा जाएगा। ये डेटा याद रखिएगा ज़रूर। पहले से जो चिन्हित है या रजिस्टर्ड है 29.93 लाख परिवार के अलावा 8 लाख ऐसे परिवार हैं जो चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ प्राप्त करने के अतिरिक्त पात्र होंगे। उसके बाद आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, इनको भी याद रखिएगा। नंबरदार है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, इनके परिवार को 125 रुपये प्रति माह के मामूली योगदान करने पर योजना का लाभ देने का प्रस्ताव रखता हूँ। परिणाम स्वरूप हम राज्य की 54% से अधिक आबादी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे पाएंगे। देखो 54% से ज़्यादा, मतलब आप सोच लो कि इतने लोग गरीबी रेखा में हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन फॉर्मेट में भी करंट अफेयर में क्वेश्चन बना था, गुरुग्राम में 700 बिस्तर का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी जिला अस्पताल बनाया जाएगा। एक तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना, 700 बिस्तर का। इसमें माध्यमिक स्तर उन्नत नैदानिक सुविधाओं के लिए अनिवार्य सभी विशेषताओं के प्रावधान के अलावा आपकी कार्डियक है, नेफ्रोलॉजी है और न्यूरोलॉजिकल अवस्था वाले रोगियों के लिए सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी। आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए अस्पताल में 50 बिस्तर का क्रिटिकल केयर ब्लॉक होगा। अगर मल्टी स्पेशलिटी जिला अस्पताल तो 700 बिस्तर का, और क्रिटिकल केयर ब्लॉक पूछे तो 50 बिस्तर का। ठीक है जी। 2023-24 में पंचकुला में निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत, ये भी याद रखिएगा, विनिर्दिष्ट निःशक्त जनन के सभी श्रेणियों को कवर करने वाले विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की जरूरत को पूरा करने के लिए मानसिक पोषण और व्यवहारिक उत्थान पहले के लिए पंचकुला में स्टेट एक्शन समानुभूति स्थापित करने का प्रस्ताव है। आगे चलते हैं, और आगे है पॉइंट आपका, जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है उन परिवार को मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच और तब से निरोगी योजना शुरू की जाए। योजना का लाभ अंत्योदय परिवारों को पहुंचाना शुरू हो गया है। इसके अलावा और क्या क्या, सरकार ने पिछले 5 वर्ष में राज्य में चिकित्सा शिक्षा संस्थानों का व्यापक विस्तार किया। 11 मेडिकल कॉलेज हैं और 1000 करोड़ रुपए होने की संभावना है। इसमें एमबीबीएस की सीट 1350 बढ़ा दी है, ध्यान रखिएगा। मौजूदा क्षमता में 75% की अतिरिक्त वृद्धि हुई है, ये ध्यान रखिएगा ये डेटा। 2023-24 वर्ष में महेंद्रगढ़, जींद और भिवानी जिले में 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज अपने पहले प्रवेश के साथ शुरू होने की संभावना है। तो 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ पे, महेंद्रगढ़, जींद और भिवानी। सीटें कितनी बड़ी, 1350, और परसेंटेज की पूछे तो 75%। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा ये जो है लिखा हुआ है कि
सभी नए मेडिकल कॉलेज के साथ 11 जिलों में से प्रत्येक में एक नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज भी शुरू होंगे। रेवाड़ी जिले के माजरा मनेठी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो एम्स है, इसके लिए पट्टे पर भूमि का हस्तांतरण पूरा हो चुका है और एम्स का निर्माण इस वर्ष केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय शुरू करेगा। मंत्रालय मिनिस्ट्री कौन सी है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। कहाँ पे? माजरा मनेठी, रेवाड़ी में। उसके अलावा है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक के भीतर सभी सुविधाओं के साथ वर्चुअल शिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करके उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव। और जो है शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज जो कि नल्हड़ नूहू में है, सामुदायिक चिकित्सा विभाग को अपग्रेड किया है यहाँ पे। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे आयुष की बात करें तो एक तो भाई आप यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, हाँ ये कर लीजिएगा। एलोपैथिक और आयुष उपचार प्रणालियों में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विज्ञान संश्लेषण और अनुसंधान केंद्र की स्थापना और परियोजनाएं पाइपलाइन में है, तो ये याद रखिएगा। बाकी है आपका खाद्य व औषधि प्रशासन, तो इसके लिए 22 जिलों में बुनियादी खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। ईएसआई कार्ड बनता है, ईएसआई का आपको पता ही है, और आप दवाइयाँ ले सकते हो इसके लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने हिसार, रोहतक, अंबाला, सोनीपत, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, हिसार, रोहतक, अंबाला, सोनीपत। इसमें 100 बिस्तरों वाले नए ईएसआई अस्पतालों के अलावा रोहतक, पटौदी, चरखी दादरी और झाड़ली में ईएसआई औषधालय की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इसके अलावा मानेसर में आपको 500 बिस्तर वाला एक नया अस्पताल के लिए ईएसआईसी की भूमि को प्रदान कर दी गई है और मौजूदा 163 बिस्तर वाले ईएसआईसी अस्पताल को 500 बिस्तरों की सुविधा के लिए विस्तार मतलब एक्सटेंड किया जा रहा है। ये अस्पताल चिरायु आयुष्मान योजना भारत योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले हरियाणा के निवासियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे। अगला अगर बात करें तो चिकित्सा, शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को 9,647 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, जो कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 19.8% की वृद्धि में है। फिर है आपका अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग का कल्याण अंत्योदय सेवा, और इसके लिए सेवा नाम के एक नए विभाग में विलय कर दिया है। किसको? सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग को सेवा नाम का एक नए विभाग में विलय कर दिया, मतलब मर्ज कर दिया गया है, याद रखिए। उसके अलावा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने की पात्रता के अग्रिम और सक्रिय निर्धारण के लिए अनूठी पहल के लाभार्थी की आयु 60 वर्ष तक की प्राप्त होने पर पीपीपी डाटा के आधार पर स्वचालित रूप से पहचान की जाती है और इच्छुक लाभार्थी द्वारा प्रदान की गई सहमति के आधार पर लाभ प्रदान किया जाता है। मई 2022 से जनवरी 2023 तक 28,488 ऐसे लाभार्थियों को लाभ प्रदान हो चुका है। वर्तमान में जो वृद्धावस्था है आपकी सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, तो इसमें जो इसका लाभ है 29.71 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को है। 2500 रुपये प्रति माह की दर से दिया जा रहा है। 1 अप्रैल 2023 से ये हो चुका है भाई, 2750 रुपये मिलते हैं। अब किसी से पूछ भी सकते हो कितनी पेंशन हो गई, तो 2750, ठीक है, 250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा आपका ये है कि खुद स्वयं पति या पत्नी के लिए 2 लाख रुपये प्रति वर्ष है, उसमें पीपीपी सत्यापित डाटा के आधार पर बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रति वर्ष किया जाना, ये प्रस्तावित है। आगे अगर बात करें तो आगे है आपका दिव्यांग पेंशन और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट पहचान यूडीआईडी, इससे ऑटो लिंक कर दिया है, जिनके माध्यम से अब देश भर में दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। आगे अगर बात करें तो राज्य में 80 वर्ष से अधिक आयु के 3.3 लाख से ज़्यादा व्यक्ति हैं। सरकार यह सुनिश्चित करे कि आयु वर्ग के बुजुर्गों की कुशल सेम जानने के लिए प्रहरी जो योजना है वो सरकारी कर्मचारी द्वारा 2 महीने में एक बार व्यक्तिगत दौरा किया जाए और इसके आधार पर चिकित्सा सहायता और संपत्ति की सुरक्षा भी सरकारी एजेंसियों द्वारा उठाए जाएंगे। आगे बोला है 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लोग 3600 व्यक्ति पीपीपी डाटा के आधार पर अकेले रह रहे हैं, जिनकी वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के 25,000 रुपये से कम है प्रति वर्ष। तो ये योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिनमें उनकी सेवा आश्रम में देखभाल में की जाएगी, मतलब ऐसे लोग कि जो आश्रम में रहते हैं, घर से निकाल दिया गया है। सबसे गरीब परिवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये तक है, तो उनके उत्थान के लिए उनकी आय बढ़ाकर कम से कम 1.80 लाख करने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत विभिन्न योजना में वित्तीय लाभों का पैकेज उपलब्ध किया जा रहा है। और
और है आपका मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय मेले के माध्यम से 36,993 परिवार को ऋण स्वीकृत किए गए। 2023-24 के लिए इस आयु वर्ग में कम से कम 2 लाख से अधिक परिवारों को कवर करने का लक्ष्य है और 1 लाख रुपए तक राशि बैंकों से उपलब्ध करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे ये है, पूर्व में दिव्यांग बच्चों के लिए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा स्कूल चलाए जाते थे। अब समय आ गया कि सरकार ऐसे दिव्यांग बच्चों को भी उचित शिक्षा और देखभाल प्रदान करने की जिम्मेदारी ले। 15 ऐसे स्कूल हैं और मैं इन स्कूलों के संचालन के लिए राज्य के बजटीय संसाधनों से वित्त पोषण और सामाजिक सहभागिता लाने का प्रस्ताव रखता हूँ। उसके अलावा 2023-24 के लिए सेवा क्षेत्र को 10,524 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है, जो कि चालू वर्ष से 7.1% ज़्यादा है। महिला और बाल विकास के लिए इन्होंने क्या किया है, महिला और बाल विकास के लिए आपको पता होगा, कुपोषण को कम करने के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और भलाई कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पिछले साल बाल संवर्धन पोर्टल लॉन्च किया था। हर बच्चे का कद, उसके वजन के आधार पर उसकी ट्रैकिंग। एक बात और ध्यान रखिएगा कि वजन के अनुसार अगर रिपोर्टिंग की बच्चों में वजन सबसे कम कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो वो मेवात नूह है आपका, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले 3 वर्षों में 6 वर्ष तक के बच्चों में स्टटिंग, वेस्टिंग और कम वजन की घटनाओं को 50% तक कम करने का ये लक्ष्य है। आगे अगर बात करें तो ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा, 4,000 आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूलों में बदला जाएगा। हरियाणा सरकार ने एक योजना और भी चलाई है कि अगर मान लो आप जॉब पे हो या वर्किंग हो और आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप वहाँ पे प्ले स्कूल में डाल सकते हो, वहाँ पे आपके बच्चे की देखभाल की जाएगी। मौजूदा आंगनवाड़ियों को परिवर्तित करके और प्रारंभिक शिक्षा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देंगे और 2 वर्षों में 4,000 और प्ले स्कूल जोड़ने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बाल विकास क्षेत्र को 2,047 करोड़ रुपए आवंटित हुए, जो कि मौजूदा दर से 10.3% की वृद्धि है। नेक्स्ट है खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले। इसके अकॉर्डिंग क्या बोला है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत लाभार्थी परिवारों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी परिवार की जो दिसंबर 2022 से पहले 26 लाख परिवारों से बढ़कर 31.59 लाख तक हो गई है। 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय परिवारों के लिए नए पीले कार्ड बनाए। ये कार्ड कई लोगों के कट भी गए हैं। पहले पीले कार्ड हर दशक में एक बार बनाए जाते थे, परंतु अब पीले कार्ड के लिए योग्यता हर महीने स्वचालित ढंग से की जाएगी। 7 जिलों में 4,341 ई वेइंग मशीनों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार वर्ष 2023-24 में इसे सभी जिलों में विस्तारित करने का प्रस्ताव रखती है। आगे चलते हैं अब, और श्रम मतलब मजदूरी अगर यहाँ पे बात की जाए, 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, ये आपको सुनिश्चित करना है। पीपीपी के डेटा के आधार पर उन बच्चों की पहचान के लिए सर्वे किया जाए जो स्कूल नहीं जा रहा है। जिन निर्माण स्थलों पर निर्माण श्रमिकों के बच्चों की पहचान की है, वहाँ क्रेंच प्ले या साइट स्कूल खोले जाएंगे। जैसे ईंट के भट्ठे वगैरह में काम करते हैं कुछ लोग, भाई उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि भट्ठे जो होते हैं वो गांव से बाहर होते हैं। अगर वहाँ पे स्कूल नहीं है तो वहाँ पे स्थापना करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और सरकार सुनिश्चित करेगी कि ऐसे बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए 12वीं कक्षा तक सहायता भी मिले सरकार के द्वारा। और इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में श्रमिकों के लिए किफ़ायती किराए की आवास योजना और लेबर हॉस्टल स्थापित करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट यहाँ पे है भैया, यहाँ पे है ये जो योजना है मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभान योजना, इसके तहत ट्यूशन अनुदान, छात्रावास शुल्क, पुस्तक और कंप्यूटर उनकी तकनीकी ये सब दी जाएगी, उच्च शिक्षा के लिए सहायता। और यहाँ पर अगर श्रम क्षेत्र में बात करूँ तो 229 करोड़ रुपए के आवंटित है, जो कि 48.4 ज़्यादा है। सैनिक और अर्धसैनिक जो आपके एक्स सर्विसमैन होते हैं, इनके लिए क्या बोला है कि सरकार पूर्व सैनिक जो ईएसएम युद्ध विधवा और विधवाओं को वित्तीय सहायता, सरकारी नौकरी और युद्ध हताहतों के निकटतम परिजनों को 50 लाख रुपए तक की अनुग्रह राशि करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। 7 जिलों में आपके सैनिक सदन बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सदन परिसर में जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, क्लिनिक, ईसीएचएम, कैंटीन और लिफ्ट व रैंप के साथ एक कॉमन हॉल होगा। इस पर टोटल 136 करोड़ रुपए का आवंटन है, जो कि 14.7% की वृद्धि के साथ है।
पर्यावरण और वन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देखो जो जो वन है, सीता, अशोक, कृष्ण वट वृक्ष, कृष्ण, कदम, बड़ पीपल, नीम, समी, देशी आम, वरुण, बेलपत्र आदि सभी पवित्र वृक्ष किसी न किसी क्षेत्र से जुड़े हैं। और 2023-24 में प्रत्येक जिले में लगभग 5 से 10 एकड़ में जंगल में एक स्थान इन वृक्षों के रोपण के माध्यम से अमृत वन विकसित करने का प्रस्ताव। अमृत वन ध्यान रखिएगा। और अगले 5 वर्ष तक इनकी देखभाल की जाएगी और वन के रूप में विकसित ना हो जाएं। शिवधाम सहित सार्वजनिक स्थानों पर नीम, बड़वे, पीपल आदि प्रजातियों के वृक्षारोपण से छायादार वृक्ष लगाने का प्रस्ताव है। दूसरी चीज़ कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है तो ऑब्वियसली कई बनियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो 2023-24 में प्रत्येक जिले में जहां भी संभव हो 10 बनियों तक के संरक्षण, बनी जिसे बोलते हैं गांव में, और इसकी कायाकल्प के लिए हरियंका बनी पूर्णवास नामक एक योजना है, ये ध्यान रखिएगा। कुल ऐसी 200 गाँव बनियाँ विकसित की जाएंगी जो गाँव को अपनी स्थानीय पारिस्थितिकी को संरक्षित करने और दीर्घकालीन पर्यावरणीय लाभ और सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए 657 करोड़ रुपए का आवंटन है जो कि 29.1% की वृद्धि के साथ है। उद्योग में बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 3 आयामी दृष्टिकोण है। ये है डिज़ाइन, विकास और कार्यान्वयन, उनका उपयोग और सुधार। इसके लिए जारी की है लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स। ये रैंकिंग में भाग लेने वाले 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के मूल्यांकन में टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है हमने। और हरियाणा के पास लगभग 2.17 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भी हुआ है। उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री के 5F विजन फार्म से फाइबर से फैक्ट्री तक के, फैशन से विदेश तक के 5F विजन के अनुसार हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य 4000 करोड़ रुपए के निवेश को जुटाने और कपड़ा मूल्य श्रृंखला में 20,000 नई नौकरियां पैदा करने के उसको बढ़ावा देता है। एक चीज़ और, ये जो रैंप योजना है ये ज़रूर याद रखिएगा, ये आपकी केंद्र सरकार की है और इसमें MSME प्रदर्शन जो हमारे माइक्रो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए सरकार रैंप योजना का लाभ उठाकर इसमें MSME को लाभान्वित करने के लिए सभी प्रयास करेगी और इसके विनिर्माण और नवाचार उत्कृष्टता नीति लागू करेगी, लॉन्च करेगी। इसके अलावा आगे चलते हैं तो एक ये चीज़ है, ये बहुत बार फुल फॉर्म में भी आती है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। प्लग एंड प्ले सुविधाओं से लेस फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स होंगे यहाँ पे और औद्योगिक स्टेट में किफ़ायती लीज रेंटल पर पेश किया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए निर्बाध उत्पादन और निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने और असीमित बिजली आपूर्ति को अपनाने को बढ़ावा दी जाएगा। एक आपकी योजना है पद्मा, ये आपने NCERT में भी पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा। हरियाणा सरकार ने MSME एडवांसमेंट पद्मा के विकास में तेजी लाने के कार्यक्रम से 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, ये हरियाणा सरकार की पहल है और यूपी ने भी शुरू की थी इसी पहल के यही पहल, लेकिन वहाँ पे नाम दूसरा है, वहाँ पे शायद 1 ब्लॉक 1 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट है। पहल का उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों की क्षमता के लिए डिज़ाइन और विकासात्मक हस्तक्षेपों को लागू करना है। पद्मा जो नीति है वो 5 वर्ष में 1000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पद्मा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, PLI स्कीम, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, पद्मा डिज़ाइनिंग, ये सारी पेश करेगी, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा वर्ष 2021 में अनुसूचित जाति के उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए HSIIDC द्वारा आवंटित 10% की छूट होगी भूखंड की कीमतों में और 20% तक का बढ़ावा दिया जाता है प्रस्तावित सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए भूमि मूल्य में। दूसरा मोटे अनाज के रूप में मना रहे हैं हम ये वर्ष और इसमें आपका ब्याज सबवेंशन सब्सिडी बाजरे की कटाई के प्रबंधन प्रसंस्करण ब्रीडिंग को बढ़ावा देगी और एक बाज़ार के विकास को सक्षम करेगा और बाजरे के किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरा है आपका सरकार वाहन स्क्रैपेज रिसाइकलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग को प्रोत्साहन करने के लिए रिसाइकलिंग सुविधा मतलब रिसाइकल कर सकें आप चीज़ों को, इलेक्ट्रिक खिलौना क्षेत्र निवेश का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के निर्माण पर खिलौना निर्माण नीति और चिकित्सा उपकरण निर्माण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा उपकरण निर्माण नीति तैयार करेगी। और है आपका अंबाला और गुरुग्राम में डेटा सेंटर पार्क है, ये स्थापित करेगी, ये ध्यान रखिएगा। और फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित करेगी।
सरकार रसद नीति को राष्ट्रीय रसद नीति 2022 और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ संरेखित करेगी। और इन्होंने बोला है कि फ्रंट कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्गों के बुनियादी ढांचे के लाभ के लिए हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ जिलों में 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करेगी। इसके लिए 1442 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कि मौजूदा वर्ष से चालू वर्ष से 88.85% की वृद्धि है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये। फिर है आपका PWD। इसमें आपका पता ही होगा आपको, सड़कों का उचित अनुरक्षण और रखरखाव होता है। और इन्होंने कहा है कि क्षतिग्रस्त जो सड़कें हैं उसकी मरम्मत पर ध्यान देगी। जो 2022-23 में 311 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण और 2954 किलोमीटर सड़कों का सुधार हुआ। तो 23-24 में 5000 किलोमीटर सड़कों का सुधार। और ये अगले वर्ष आपका नाबार्ड की सहायता से, नाबार्ड आपका एक ग्रामीण बैंक है, 553.94 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा करने और मजबूत करने के लिए किया जाएगा। 14 नए बाईपास बनेंगे। भीड़ कम करनी है शहर में, ऊपर से चले जाना जहाँ पे आप बाहर निकल जाओगे। अक्टूबर 2014 से 22 तक 104 आरओबी और आरयूबी का कार्य है। 58 आरओबी और आरयूबी पूरे हो चुके हैं, 104 हैं टोटल और 46 अभी प्रगति पर हैं, ये बोला है इन्होंने। इसके लिए आपको 2023-24 में 214.93 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली आगरा एलिवेटेड रोड, ये ध्यान रखिए NH-19 पर, और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वाया वल्लभगढ़ मोहाना रोड के बीच वल्लभगढ़ शहर में एक एलिवेटेड सड़क की निर्माण की प्रस्तावना है। 723 करोड़ रुपए की लागत से हिसार एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव है हिसार में। दूसरा एक चीज़ है आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो NHAI बोलते हैं, इसमें परियोजना को हाथ में लिया है। इस्माइलाबाद नारनौल ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम दौसा खंड को यातायात के लिए खोल दिया है। द्वारका एक्सप्रेसवे भी 2023 में चालू होने की संभावना है। सोनीपत रोहतक जींद कैथल से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे गुरुग्राम पटौदी राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य प्रगति पर है। और क्या बोला है इसमें, पूर्व पश्चिम दिशा में चलने वाले नए एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को मंजूरी। डबवाली कालावली रतिया भूना और आपका ये प्रभु वाला है। उचाना नगुरा सफीदों को पानीपत शहर से जोड़ेगा। और सरकार ने पेवा कुरुक्षेत्र बाईपास दिल्ली पिपली लाडवा यमुनानगर सड़क को चौड़ा करके भारतमाला चरण सेकंड 2 के रूप में हुआ है, ये ज़रूर याद रखिएगा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इलेक्ट्रिशियन में हमारा हरियाणा टॉप पर है। रेलवे का पूरा इलेक्ट्रिक हो गई है ट्रेन यहाँ पे। और हरियाणा ऑर्बिटल, ये क्वेश्चन आया था CET मेंस में, आपका CET मेंस में ही आया था, ये जो 2 पेपर हुए थे इनमें आया था शायद। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला 2022 में रखी गई। मानेसर से पाटली तक प्राथमिकता प्रेफरेंस खंड का निर्माण 175.80 करोड़ रुपए की राशि से और वर्ष 2024 तक पूरा होने का संभावना है। और भूमि का अधिग्रहण शुरू कर दिया है रेलवे अधिनियम के तहत और 5 जिलों में अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। रोहतक एलिवेटेड रेलवे लाइन परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना थी। कुरुक्षेत्र शहर में एलिवेटेड रेलवे लाइन की शुरू कर दी है। दिसंबर 2023 तक पूरी हो जाएगी। 5 लेवल क्रॉसिंग खत्म हो जाएंगे और शहर के भीतर यात्रा सिग्नल फ्री होगी। इसके लिए बहादुरगढ़ और कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना का प्रस्ताव रखा है, ये भी याद रखिएगा। और भैया करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन के लिए भी केंद्रीय रेल मंत्रालय की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उसके बाद परियोजना पर काम शुरू हो गया। रेलवे के लिए इन्होंने रेलवे क्षेत्र सड़क और राजमार्गों के लिए 5408 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष 2024 के लक्ष्य के मुकाबले हरियाणा ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन प्रदान किए हैं। 2022 में ही प्राप्त कर लिए थे। सरकार BIS 1005 के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की नियमित गुणवत्ता वाली पेयजल आपूर्ति प्रदान करेगा। ठीक चल रहा है आगे। सरकार ने 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव में सीवरेज की प्रणाली, जो आपका सीवर वगैरह साफ करने के लिए, ये महाग्राम योजना चालू की है। 132 गांव का चयन किया है पहले और इनमें से 36 गांव में कार्य प्रगति पर और 85 नगरों में 100 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाने का आयोजन है। 2023 तक 75 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है और शेष काम 100 किलोमीटर आपका 2023-24 में ये लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है आपका, आगे चलते हैं और इसमें याद रखिए 5017 करोड़ रुपए का आवंटन है, जो कि 16% ज़्यादा है मौजूदा वर्ष से।
सिंचाई और जल संसाधन, सिंचाई के बारे में क्या बोला है। एक तो आपका हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण, जिसे HWRA कहते हैं, भूजल उपलब्धता की ग्रामवार रिपोर्ट तैयार करती है। 7,287 गांव, ध्यान रखिएगा, ये मैंने जब डेटा तैयार किया था पहले 6,841 थे, अब 7,287 जो गांव हैं उनमें से 3,041 गांव पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इनमें से 1948 गांव में भूजल मतलब नीचे ग्राउंड वाटर नहीं है, तो इसके लिए सरकार योजनाएं लाएगी और ये है हमारा अटल भूजल योजना। इसके तहत जागरूकता पैदा करेगी और पानी की कमी वाले खंडों के गांव में 1,000 पीजोमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा है। और आपका ड्रॉप मोर क्रॉप PDMC के तहत 85% आपको सब्सिडी मिलेगी सिंचाई योजना पर। और आउटलेट के परे पानी के स्तंभ प्रयोग के लिए जल संरक्षण के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी। और माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिकाडा जिसे कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म आती है, ध्यान रखिएगा, माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिकाडा को दी गई है। और 1 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जा चुका है। 2022-23 के दौरान 2,000 ऑन फार्म वाटर का निर्माण है और 2023-24 में ये 2.5 लाख करने की संभावना है और 4,000 ऑन फार्म वाटर टैंक बनाने की लक्ष्य रखा है। 2.5 लाख एकड़ में से अधिक में गन्ने की खेती होती है। गन्ना जो है हमारा ये एक कमर्शियल क्रॉप है, हमारा वाणिज्यिक खेती बोलते हैं इसको, क्योंकि इसको बेच के पैसे मिलते हैं आपको। और 1 किलोग्राम चीनी उत्पादन के लिए 2,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। फ्लड इरिगेशन के माध्यम से गन्ने की खेती के लिए आवश्यक कुल ताज़ा पानी प्रति फसल तक 1.78 करोड़ लाख लीटर तक हो सकता है। पारंपरिक फ्लड इरिगेशन के बजाय सूक्ष्म सिंचाई योजना का प्रयोग करेंगे और पानी की आवश्यकता को अनुकूलित करेंगे। चीनी रिकवरी की जो दर है वो 1% बढ़ सकती है। अगले 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से गन्ने की खेती के तहत 2 लाख एकड़ क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। चीनी मिल द्वारा पिरोई के स्थान पर प्राथमिक उन गन्ने को दी जाएगी जिनमें सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाई गई है, ध्यान रखिएगा। और अपशिष्ट जल का प्रयोग करने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए लागत की 22 परियोजनाओं पर काम है। जून 2024 से पहले ये पूरा हो जाएगा। 1,000 रिचार्ज बोरवेल है, छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण है। 2023-24 में 2,000 और ऐसी संरचनाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा है। फिर है आपका ये JLN जो हमारी नहर है, दीवाना और नालनौल के सिंचाई प्रणाली की क्षमता और दक्षता में सुधार के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि की परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी और ये 2024 से पहले पूरी हो जाएगी। बाढ़ रोकथाम के साथ नहर नेटवर्क के माध्यम से पानी को शुष्क क्षेत्रों में ले जाकर पानी के संरक्षण, उनके दोहरे उद्देश्य के साथ प्रयोग। रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, पलवल, नूंह, सोनीपत जिले में जल भराव की समस्याओं को कम करने के लिए सरकार ने 97 योजनाएं को मंजूरी दी है। सोनीपत के जुआ, झज्जर के सिवाना माजरा, नांगल चौधरी के मुसनोटा में जलाशयों के विकास कार्य और मेवात में कोटला झील के शेष कार्य को पूरा करने के अलावा महेंद्रगढ़ के निजामपुर खंड समेत 10 जलाशयों के विकास की प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। और दूसरी चीज़, ये डेटा याद रखिए, अमृत सरोवर योजना के तहत 1273 तालाबों का कार्य शुरू हो गया है। 208 रहते हैं जो कि 23-24 में पूरा हो जाएगा। तालाब मतलब जोहड़ होते हैं। माननीय जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है उसके अनुसार 15 जुलाई 2022 के निर्देशों पर सतलुज यमुना लिंक जो SYL का मुद्दा है, उस नहर के निर्माण पर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ 3 बैठकें आयोजित हुई। 2 की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने की और रावी व्यास नदी प्रणाली के पानी का अपना वैध हिस्सा प्राप्त करने के लिए सरकार जो है SYL नहर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। 2023-24 में इस उद्देश्य से 101 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित करने की यहाँ पे घोषणा की गई है। सिंचाई की और जल संसाधन क्षेत्र पर 6,598 करोड़ खर्च करेगी, जो कि मौजूदा वर्ष से 29.2% की वृद्धि है। ऊर्जा में बात करें तो आपको यहाँ पे ऊर्जा का मतलब है आपका बिजली से 2015-16 में 30.15% से घटकर 2022-23 में 11.85% रहने का अनुमान है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क वहन किया है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल फलस्वरूप वितरण कंपनियों का 80% से अधिक राजस्व डिजिटल माध्यम से एकत्र हुआ है। एक आपका पानीपत थर्मल पावर प्लांट को आगामी 6 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से बंद किया जाना है। बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2023-24 में 800 मेगावाट क्षमता के एक नए थर्मल पावर प्लांट का निर्माण होगा और इस परियोजना के लिए 584 करोड़ रुपए इक्विटी अंशदान का प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा है।
जिनका ट्यूबवेल 35 एचपी तक का है, उन किसान ऊर्जा कुशल पंप सेट स्थापित करने का अगर इच्छुक है तो नलकूप कलेक्शन जारी हो जाएंगे। 2023-24 में सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए नलकूप कनेक्शन जारी करने का प्रस्ताव है। अगर जिन गांवों में भूजल 100 फीट से नीचे चला गया वहां पर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना अनिवार्य है और 10 एचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदकों को या आवेदन को पीएम कुसुम योजना के तहत कवर किया जाएगा। इसे सौर ऊर्जा पर जारी किया जाएगा। पीएम कुसुम योजना ध्यान रखिएगा। और दूसरा है हमारा यहाँ पर सरकार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम जिसे कहते हैं, उसके तहत 30% केंद्रीय वित्तीय सहायता सहित कुल 75% सब्सिडी के साथ 3 एचपी से 10 एचपी तक की क्षमता के सौर पंपों की स्थापना के लिए योजना लागू की गई है। योजना की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए 2023-24 में 70,000 सौर पंपों की स्थापना है। 22-23 में 23,966 की स्थापना हुई थी और बाकी 70,000 यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। फिर आपका गौशाला है, गुरुकुल है, कामकाजी महिला है, हॉस्टल, अनाथालय, ये जितने भी संस्थान हैं सरकारी और गैर सरकारी, इनको सामाजिक और सामुदायिक संस्थानों में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप जीएसआरटी और सौर ऊर्जा यहाँ पर योजना चालू की जाएगी। सरकार की सहायता से 100 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कॉन्टैक्ट रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। ये योजना का विवरण ऊर्जा विभाग द्वारा अनुसूचित किया जाएगा। कितने रुपए का आवंटन हुआ है? 8,283 करोड़ का और 14.9% ज़्यादा है। परिवहन के लिए बात करें तो हरियाणा रोडवेज संचालन के लिए 1,000 नई बसें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1,000 नई बसें आएंगी और 1,000 मानक डीजल बस, 150 एसी और 125 मिनी बसों के ऑर्डर हैं और 500 बसें 31 मार्च तक संचालन के लिए उपलब्ध होंगी। सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बेड़े की स्वीकृत संख्या 4500 से बढ़ाकर 5300 कर दी और 2023-24 में किलोमीटर प्रणाली के माध्यम से 1,000 बस। अब इसमें एक बात है क्या है, 200 मिनी बस है, किलोमीटर के हिसाब से बस चलेंगी। मैं एक दिन बस में बैठी भी थी तो वो ड्राइवर भी बात कर रहे थे कि भाई अब किलोमीटर के अकॉर्डिंग ही बस चलाई जाएंगी कि कितना किलोमीटर कवर करना है आपको एक दिन में। हरियाणा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी कहते हैं, उसका उपयोग करके ई टिकटिंग प्रणाली करने के लिए देश का पहला राज्य बना। ये ध्यान रखिए, ई टिकटिंग शुरू हुई है अपने यहाँ पे। 6 जिलों में पायलट आधार पर शुरू की गई है। 31 मार्च तक सभी जिलों में विस्तार हो जाएगा और परिचालन दक्षता आएगी। वास्तविक समय आधार पर सीट की उपलब्धता पता चल जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, हरियाणा रोडवेज में राजस्व विभाग जाँच प्रणाली RLDS लागू करने का प्रस्ताव। इन उपायों से टिकट राजस्व में सालाना करीब 150 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अपनी संभावना कर रहे हैं बढ़ाने की। हरियाणा के 9 शहर और रेवाड़ी शहर में सिटी बस सेवा शुरू करेंगे। गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में मौजूदा सिटी बस सेवाओं का विस्तार। 550 एसी इलेक्ट्रिक बस की खरीद है। एसी बस चलाएंगे जिनमें से 175 हैं आपकी मिनी बस। सिटी बस सेवा शहरी स्थानीय निकायों के परिवहन विभाग की साझेदारी में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है और इसमें आपको सभी ये सेवाएं उपलब्ध होगी जिनसे कि शहरों में यात्रियों को राहत मिलेगी। फरीदाबाद में पहला बस पोर्ट चालू करने उद्घाटन अक्टूबर 2022 में। इसके आधार पर पीपीपी पत्ती पर गुरुग्राम, बल्लभगढ़, हिसार, करनाल, पीपली में 6 नए मल्टी मॉडल बस पोर्ट और गुरुग्राम में सिटी सेंटर के पास एक सिटी इंटरचेंज टर्मिनल भी प्रस्ताव हुआ। हरियाणा रोडवेज की 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 50% छूट और वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराए की पात्रता के लिए 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव ये इन्होंने लिया है। और अगर भाई आगे बात करें तो यहाँ पर है चालक लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, रोड परमिट से संबंधित 37 सेवाओं को ऑनलाइन किया है और यहाँ पर 73% लोगों को ये रहने देना। आगे चलते हैं। आगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई है। प्रमुख वाहन निर्माताओं की साझेदारी में कैथल, बहादुरगढ़, रोहतक, करनाल में 4 संस्थान कार्यरत है। 2023-24 में भिवानी और नूहू में 2 और ITDR चालू किए जाएंगे, ये याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। ये है नागरिक उड्डयन जो कि आपका हवाई अड्डे से संबंधित है। एक तो महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे का नाम हो गया है, ये याद रखिएगा। करनाल हवाई अड्डे के लिए भूमि की खरीद हो गई है। 2023-24 में हवाई अड्डे की शुरू होने की संभावना। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत अंबाला हवाई अड्डे से परिचालन सेवाएं प्रस्तावित कर दी हैं। सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए 20 एकड़ रक्षा भूमि का हस्तांतरण है। गुरुग्राम में एक हेली हब शुरू करने का प्रस्ताव है, ये क्वेश्चन आया भी था। इस उद्देश्य के लिए 26 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है और परिवहन, रखरखाव, आपातकालीन सेवाओं के लिए मरम्मत
की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में रोजगार का अवसर विस्तार करने इच्छुक पायलटों को प्रशिक्षण के लिए सरकार का हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान के लिए 10 सिंगल इंजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट और एक मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट खरीदेगी। नागरिक उड्डयन में इन्होंने 4,131 करोड़ रुपए का आवंटन है, जो कि 11.9% की वृद्धि के साथ। आगे है पर्यटन और विरासत, इसमें भी कुछ, ये आपका केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की साझेदारी में गुरुग्राम और नूह जिले में 10,000 एकड़ पर अरावली सफारी पार्क, ये ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम और नूह में, और ये इस तरह का सबसे बड़ा पार्क है। भूमि की पहचान कर ली है, डिज़ाइन तैयार हो गया, जल्दी से आधारशिला रखी जाएगी गुरुग्राम और नूह में। फिर आपको है, श्री कृष्ण ने दुनिया को भगवत गीता का ज्ञान दिया और उस पर 250 करोड़ रुपए की लागत से ज्योतिसर प्राौद्योगिक पार्क केंद्र 2023-24 में, ध्यान रखिएगा भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाभारत की कहानी के वाचन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग करने भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। महेंद्रगढ़ जिले में चंवन ऋषि के प्राचीन आश्रम स्थल ढोसी की पहाड़ी भारत में 4 विलुप्त ज्वालामुखियों में से एक प्रतिष्ठित है। एक अनुभव केंद्र, एक मार्शल स्पोर्ट्स संग्रहालय के साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल पार्क और लोहगढ़ किले पर निर्माण। इसके अलावा आपकी और भी है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण साझेदारी से राखीगढ़ी में एक आधुनिक संग्रहालय की स्थापना होगी। सरस्वती सिंधु क्षेत्र की प्राचीन गौरवशाली सभ्यता और संग्रहालय के 2023-24 में चालू होने की संभावना है। सूरजकुंड, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है फरीदाबाद में, वो दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है और ये मेला स्थल का उपयोग वर्ष में केवल 3 सप्ताह के लिए होता है। सरकार अक्टूबर से नवंबर 2023 में मेला स्थल पर बुनियादी ढांचे का उपयोग दिवाली उत्सव मेला और दिवाली थीम के साथ ये मंच प्रदान करने के लिए छोटे कारीगरों को अवसर देगी, और इसमें आपके 323 करोड़ रुपए लगेंगे, जो कि 44.8% मौजूदा वर्ष से ज़्यादा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन में आपका ई रिपोर्टिंग है फसल क्षति की। अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो आप सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं। और लार्ज स्केल मैपिंग की बात करें तो ये स्वामित्व भाग 25.44 लाख संपत्ति के साथ पूरा हो गया है। इतिहास में पहली बार इन संपत्तियों के मालिकों के पक्ष में टाइटल डीड और मालिकाना हक को मान्यता दी है। और आगे अगर बात करें तो यहाँ पर है, भू अभिलेखन प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कई सुधार करेगी। पुरानी फारसी और उर्दू शब्दावली को बदलेगी। पीपीपी आधार पर शामिल करने के लिए भू अभिलेख प्रारूप को फिर से तैयार करना, और ये बाकी रहने देना। रीड्राफ्टिंग, जीआईएस आधार तकनीकी परीक्षा का चकबंदी शामिल है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये है 250 करोड़ रुपए की लागत से अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचे का बड़ा विस्तार। हाई राइज अपार्टमेंट और घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में आग से निपटने के लिए अग्नि सुरक्षा निदेशालय की क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक है भाई, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा ये वाली चीज़ें। ग्रह की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर एक तो प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है हमारी पुलिस को, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा, जो जुलाई 2021 में हरियाणा 112 परियोजना के शुरू होने के बाद राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र में 86 लाख से अधिक कॉल के साथ ज़बरदस्त प्रक्रिया मिलेगी। अब 112 ही हो गया सब चीज़ों के लिए, आप जो इमरजेंसी फ़ोन नंबर होता है। 12.55 लाख कॉल्स के लिए वाहन डिस्पैच किए जाएंगे। और बाकी आगे बात करें तो यहाँ पर 112 के साथ एकीकृत हो जाएगा ये अग्निशमन का भी। और दिसंबर 2022 में औसत प्रतिक्रिया समय वर्ष की शुरुआत 15 मिनट से कम होकर 8 मिनट 22 सेकंड रह गया है। अपराधों की बढ़ती हुई श्रेणी के लिए वर्ष 2022 में 21 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित होंगे, जिससे राज्य में अब संख्या हो जाएगी क्राइम पुलिस स्टेशन की 29। और सर्वोच्च न्यायालय के पुलिस विभाग में अलग कानून व्यवस्था जांच विंग के अनुपालन में एक अलग हरियाणा पुलिस जांच कैडर मिलेगा। आबाकारी, कराधान, खनन, इन सभी के लिए प्रवर्तन विंग की स्थापना की जाएगी। उसके अलावा है यहाँ पे एक मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट भी स्थापित होगी। यहाँ पे खान और भू विज्ञान में अगर बात करें तो यहाँ पर भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के सहयोग से महेंद्रगढ़ जिले के गोलवा गांव में आर्थिक रूप से 17.62 मिलियन टन तांबा भंडार है। हरियाणा में पहली बड़ी खनिज संसाधन योजना 2023-24 में तांबा के खनिज ब्लॉक की नीलामी की योजना लेकर आएगी। दूसरा, आपके खानों की ऑनलाइन नीलामी होगी, और ऑनलाइन नीलामी से सरकार को खनन क्षेत्र में राजस्व बढ़ेगा और नई ई रवाना पोर्टल विकसित करेगी। इसके अलावा है आपका सिस्टम वेब ब्रिज स्वचालित सत्यापन सूचना प्रणाली के लिंकिंग से लोकेशन कंट्रोल भी होगी। 31 मार्च 2023 तक विकसित होने के परिचालन में आने की संभावना है। ठीक है भाई।
आगे बात करें तो सूचना संपर्क भाषा और संस्कृति में क्या किया है इन्होंने, सरकारी कर्मचारियों के लिए और मीडिया कर्मियों के लिए चिकित्सा सुविधा सेवा। अंबाला, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, करनाल, गुरुग्राम में डिजिटल सामग्री के साथ 6 मॉडल जिला स्तरीय सार्वजनिक ई लाइब्रेरी होंगी आपकी। और दूसरा है आपका गायन, वाद्य यंत्र, नृत्य, रंगमंच, चित्रकला, मूर्तिकला, इसको निश्चित आयु में आय का नियमित स्रोत बंद हो जाता है तो पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक योजना नाम से एक पेंशन भी लागू होगी। ध्यान रखिएगा, पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से, जिनमें ऐसे कलाकारों को कुछ पात्रता मानदंडों के आधार पर प्रति माह 10,000 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। हरियाणवी कला प्रसार योजना के नाम से एक नई योजना होगी जो गुगा, रसिया, धमाल, खोड़िया, लूर और घूमर जैसे लोक नृत्य और रागनी, लोकगीत, ताला, चमोला, उदल ऐसे संगीत रूपों को बढ़ावा देगी और युवा कलाकारों को बढ़ावा देगी। अंत्योदय परिवार के बीच सरकार की पहुंच में सुधार लाने के लिए अंत्योदय परिवार पर विभिन्न योजनाएं होंगी। और बाकी आपका ये है। लोक प्रशासन में बात करें तो यहाँ पर आपकी जो पंजाब के साथ आपकी अपना विधानसभा परिसर है, जगह की कमी है, विधानसभा और इसकी समितियाँ ठीक से काम नहीं कर रही। चंडीगढ़ में एक स्थल की पहचान की है, विधानसभा के लिए अतिरिक्त परिसर का आपका निर्माण होगा और इस पर 50 करोड़ रुपये प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा आपका चंडीगढ़ में एक भूखंड आवंटित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का आभारी हूँ। 2023-24 में निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। दूसरा है आपका यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी पर सरकार ने 266 करोड़ रुपए की लागत से नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ राज्य डेटा केंद्र के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण का विस्तार और पूंजी निवेश के लिए सहायता के रूप में केंद्र सरकार से 83 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की है। ठीक है जी। ग्राम पंचायत स्तर पर 130 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल कनेक्टिविटी होगी। 65 करोड़ रुपए पूंजी निवेश के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मंजूर किए गए हैं। और आपका आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग करके आय सत्यापन में सुधार करेंगे और 2023-24 में इसका स्थापित करेंगे। फिर आपका यही है निष्कर्ष है। तो ये हमारा बजट। और भाई आपको वीडियो कैसी लगी है बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो क्वेश्चन कराएं, जो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं प्लीज़ बजट पढ़ के जाइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।